मैं राजेश कुमार सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 50 क्वेश्चंस का यह सेट जो कि विभिन्न एग्जामों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो आपको चाहिए कि आप कलम और कॉपी अपने साथ रखें और मेरे आंसर बताने से पूर्व आप जो है हर क्वेश्चंस को सोल्व करें और देखें कि आपका मार्क्स अंत में कितना आता है इन 50 क्वेश्चन में से। यदि आप 50 में से 30 अंक प्राप्त करते हैं तो आप अच्छे पोजीशन में हैं। 30 से 40 के बीच में जाते हैं तो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं और 40 से 45 के बीच में जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस का ऐसा सेट है जो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को देखेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए आप कि यह 50 क्वेश्चंस का सेट चाहे बिहार एसएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ठीक है, एनटीपीसी हो या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी ऑलरेडी हम बात कर चुके, ये सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए आपकी ये इस 50 क्वेश्चंस के सेट को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? ऑप्शन ए है नटराज, ऑप्शन बी है नृत्य करती हुई नर्तकी, ऑप्शन सी बुद्ध और ऑप्शन डी नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आपको चाहिए कि इससे संबंधित जो हम डिस्क्रिप्शंस या इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे उसको कॉपी में नोट कर लें। तो आप ये जानिए कि यह जो नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है यह कांसे से निर्मित है और द्रवी मोम विधि जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड, ठीक है, लॉक्स वैक्स मेथड, इस पर ये आधारित था और यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि मोहनजोदड़ो जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और अम का संवाद, मतलब ये नचिकेता और अम के बीच में जो डायलॉग्स हुए किस विषय पे, सब्जेक्ट पे, तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज पे, तो किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसका आपका सही ऑप्शन देख लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? मतलब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। अब देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को। आपको यहाँ पे यह भी जानना चाहिए कि गौतम बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम ही था लाइट ऑफ एशिया, और इस पुस्तक या काव्य की जो रचयिता थे उनका नाम है एडविन अर्नाल्ड। क्या नाम है? एडविन अर्नाल्ड। आपको यह नोट कर लेना चाहिए ताकि आने वाले एग्जामों में यदि क्वेश्चन घुमाता भी है तो आप गलती न करें। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग अक्सर देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी है, जरा देखते जाइए।
प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? हम ऑप्शन देखते हैं, ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा और खरोष्टी। निश्चित रूप से आप लोगों ने गलती नहीं किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप यदि ऐसा है तो सही है। करेक्ट आंसर है खरोष्टी लिपि। अब जरा खरोष्टी लिपि के विषय में और जानिए कि यह जो है मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत, थोड़ा सा मैप को अपने माइंड में लीजिए कि उत्तर पश्चिम भारत कौन सा है, तो आप देखेंगे सिंध प्रांत वाला जो एरिया है ना, वो आ जाता है उत्तर पश्चिम भारत में। आपको यहाँ पे जो शिलालेख था, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा। कौन कौन सा शिलालेख? शाहबाजगढ़ी और दूसरा शिलालेख जो बृहद शिलालेख था मानसेहरा। ये दोनों की जो लिपि थी वो थी खरोष्टी लिपि। अब इसी के विपरीत में ब्राह्मी लिपि जो है जस्ट इसका उलट जाता है, मतलब ये दाईं से बाईं ओर था खरोष्टी, तो ब्राह्मी जो है बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना गया है? ऑप्शन ए है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी है कंदरिया महादेव मंदिर और ऑप्शन डी है लेपाक्षी मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बृहदेश्वर मंदिर। जरा इसको जान लीजिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? अति महत्वपूर्ण है। कैसे? जो अभी आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह मंदिर जो है वो चोल स्थापत्य, मतलब किससे? चोल साम्राज्य के स्थापत्य कला से। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से आप जानते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, तो समझिए चोल स्थापत्य का ये जो है उत्कृष्ट प्रमाण है। अब ये मंदिर है कहाँ? तो ये है तमिलनाडु के तंजौर में। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में। जगह भी नोट करते चलिएगा ताकि आपको अच्छा नोट तैयार हो जाए। अब इसी मंदिर का एक दूसरा नाम है, वो क्या नाम है? तो राजराजेश्वर की मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर को ही हम कहते हैं राजराजेश्वर का मंदिर। राजराजेश्वर का मंदिर। अब इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो राजा राज प्रथम या राज प्रथम भी कहीं कहीं रहता है, तो वो आपको ध्यान में रहे, राजा राज प्रथम या राज प्रथम। अब आपको इसमें नोट में 3 पॉइंट नोट कर लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है कि यह जो मंदिर है वो द्रविड़ स्थापत्य कला का उदाहरण है या सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है। दूसरा, यह विश्व में प्रथम और एकमात्र मंदिर है, ध्यान रखिए, यह विश्व में प्रथम और एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। तो देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो आपने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब चलिए बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। अब समझिए कि मोक्ष क्या है, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद होना। मोक्ष को अंग्रेजी में साल्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्वेशन, है ना। मोक्ष को जीवन मृत्यु के बंधन से आज़ादी होना, जो ये इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है। तो पहला ये है। दूसरा है कि मोक्ष का सर्वप्रथम जो है वेदों में वर्णन किया गया था। अब आपको सोचना है कि क्या ये सही है। तीसरा पॉइंट है सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। तो आप ये देखिए, अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही नहीं है जी। ये वेदों में नहीं, इसका सर्वप्रथम वर्णन जो है उपनिषद में किया गया है। ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, बिल्कुल ये भी सही है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि दर्शन को 6 संप्रदाय में बांटा गया था। कौन कौन? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन,
न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत, है ना। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरा देखिए, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे था? आप देखिएगा तो रेलवे में भी, या एसएससी सीजीएल में भी, या फिर अभी आईबी के एग्जाम हुआ था, सब में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो जरा गौर से इस पे नोट भी आप बना लेंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या है? पहला बर्मा से, दूसरा थाईलैंड से, तीसरा कंबोडिया से और चौथा जावा सुमात्रा से। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे देवपाल, है ना, जो धर्मपाल के उत्तराधिकारी थे, देवपाल। तो देवपाल जो थे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। और नालंदा के, ये जो ताम्रपत्र की बात कर रहा है ना, तो ये नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा, क्या, जावा तथा सुमात्रा के राजा, और उनका नाम क्या था? तो बालदेव पुत्र था। क्या नाम था? बालदेव पुत्र। ये जावा और सुमात्रा के राजा थे। इनके द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार किसको बोलते हैं? जो बौद्धों को रहने का निवास स्थल था। तो बौद्ध विहार के मतलब कि क्या कहिएगा, अनुरक्षण के लिए जो है ना 5 ग्राम अनुदान में दे दिए थे, मतलब दान कर दिए थे। और यहीं से आपको देखिएगा कि प्राचीन भारत के लोग जावा को जो है ना सुवर्ण द्वीप, क्या कहते थे? सुवर्ण द्वीप कहते थे प्राचीन भारत के लोग जावा को। ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि देवपाल ने जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चंस और बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मल्लिक काफूर, डी राणा रतन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं बोला कि ये अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण का जो अभियान किया गया था ना, वो संभालने वाले थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे? मल्लिक काफूर थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मल्लिक काफूर जो है एक हिजड़ा थे, लेकिन ये योग्य सेनापति थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो है देवगिरी 1307 ईस्वी में तेलंगाना, जो आज तेलंगाना है, वहाँ पे 1309 ईस्वी में, और होयसल 1311 ईस्वी में जो है अभियान चलाया गया था, 1311 ईस्वी में। तो ये देवगिरी के शासक जो उस समय थे वो रामचंद्र देव थे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, बी बाबर, सी जहांगीर और डी जो है औरंगजेब। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर भी अपने पिता अकबर के भांति ही जो थे ना एक न्यायप्रिय शासक थे और उदार प्रवृत्ति के थे। इन्होंने जो है ना न्याय की जंजीर, जो सोने की जंजीर थी, वो लगवाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए सिख गुरु। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार के हर एग्जाम में सिख गुरु से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो जरा इस पे आपकी पकड़ अच्छी हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। बिल्कुल आप सभी लोग सही सोच रहे हैं, सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, है ना। जरा इसके विषय में भी आप जानिए कि ये है क्या जफरनामा। तो जफरनामा जिसको कि बेसिकली बोला जाता है विजय पत्र, जफरनामा को क्या बोला जाता है? विजय पत्र। और ये जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 ईस्वी में लिखा गया था। 1705 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। और इस जफरनामा में जो है गुरु गोविंद सिंह के विचारों का संग्रह है। भाषा यहाँ आपने ऑलरेडी देख लिया कि इसका भाषा क्या था, तो फारसी भाषा था।
अच्छा, इसमें था क्या, वर्णन किस चीज़ का था, ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें जो है औरंगजेब की धार्मिक नीति, किसकी धार्मिक नीति, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसकी आलोचना की गई है, निंदा की गई है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तन मतलब पोर्ट पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। आपको यह पता होना चाहिए कि विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में किसका दूत बन करके, तो जो उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे जेम्स प्रथम, ठीक है ना, जेम्स प्रथम के राजदूत बन करके किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में ये आए थे। और ध्यान रखिएगा कि ये विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को जो है मुस्लिम खां की उपाधि से, मुस्लिम खां नहीं, इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था किसने, विलियम हॉकिंस ने जहांगीर को। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन है ए गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिपरा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या, खासी जनजाति। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जॉन शोर। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। इसी ने जो है क्या किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था। यहाँ एक चीज आप ध्यान ये भी रखिएगा कि इसके कार्यकाल को, लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता, कुशल अकर्मण्यता अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा गया है। कि नीति का काल, नीति का काल मतलब पीरियड, है ना, नीति का काल भी कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ग्वालियर के सिंधिया ने। आपको यहाँ पे एक बात नोट कर लेना चाहिए कि इसी के संबंध में लॉर्ड कैनिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना होगा। तो समझ रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्वालियर के सिंधिया की गद्दारी ने भी जो है ना बहुत बड़ा योगदान किया अंग्रेजों के कार्यकाल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को भारत में लंबा करने का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जरा सावधानी से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे। कहता है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया है? ध्यान रखिएगा, रद्द किया है ना। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो रद्द करने का काम जो है लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। और इसको लाने का जो काम है, मतलब ये जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था? तो वो लॉर्ड लिटन ने किया था। ओके, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का, ये किस अधिवेशन में दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, लखनऊ अधिवेशन 1916। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी स्वदेशी आंदोलन। तो यदि आप जान रहे हैं कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है तब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। तो उससे पहले की कौन घटना है? तो देखिए डायरेक्ट असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अब जरा हम लोग स्वराज पार्टी पे भी बात कर लेते हैं। गठन पे हमने देख लिया। ठीक है, स्वराज पार्टी को जो है किन्होंने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के गठित किया था। ठीक है, और इसमें ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इनको सी आर दास को अध्यक्ष बनाया गया था और जबकि मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? तो महासचिव बनाया गया था, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, है ना, महासचिव बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? मतलब अच्छा शासन जो है स्वशासन का जगह कभी नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, फिर स्वामी दयानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। देखिए ये भी जो है आपका क्या बोलते हैं, इससे स्थापत्य कला और उसके उसी में जानते हैं कि पेंटिंग वगैरह सारे आ जाते हैं, है ना, कि कला संस्कृति। तो ये भी क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है। सुप्रसिद्ध पेंटिंग बन्नी ठन्नी किस शैली की है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा, किशनगढ़ शैली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी आर दास, बी एनी बेसेंट, सी बी सी पाल और डी मदन मोहन मालवीय। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी आर दास। आप यहाँ पे ये भी ध्यान कर रखिएगा कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था सी विजय राघवाचारी ने किया था। किसने किया था? तो सी विजय राघवाचारी ने किया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस, और फिर जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो जीव विज्ञानी है, मतलब जो जीव विज्ञान के क्या कहिएगा, जीव विज्ञानी बेटा या जीव विज्ञान के मतलब के क्या उसको बोल सकते हैं, पितामह कह लीजिए, उन्होंने 6 पदार्थों को जो है ना जीवन के लिए जरूरी माना है, जिसमें 3 तो आपने देख लिया, क्या कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। इसके अतिरिक्त आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर फास्फोरस हो गया और एक लास्ट में सल्फर हो जाता है। ये 6 पदार्थ को जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? मतलब आप कोई स्वप्न जो देखते हैं तो उसको पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, ठीक है, अब जैसे देखिए आप जानते हैं कि कोई भी जब चंद्र पे मिशन जाती है तो उसमें 2 व्यक्ति जो है ना एक दूसरे की बातचीत नहीं सुन सकते, उसका क्या कारण है? तो आप ऑप्शन देखिए, ए में है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देता है, जी नहीं।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही आंसर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपको ये जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देखिए हीरा, हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का। तो एक के क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसका सीधा सीधी आपका एक ही से क्या हो गया? पकड़ा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे बाकी देख लीजिए क्योंकि वो एग्जाम में के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। संगमरमर, तो ये कैल्शियम, फिर बालू जो है वो सिलिका और माणिक्य एल्यूमिनियम। आप सभी को याद कर लेंगे क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में मिलान करने दे, है ना, वो एक ही भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि ये सस्ते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित मतलब रेगुलेट करता है? ग्लूकागॉन, वृद्धिकर हार्मोन, पराव2 या पैराथायराइड जिसे हम बोलते हैं, थायरॉक्सिन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराव2, है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी का है, जरा देखिए क्या है, बांध है और कौन सी नदी पे है ना। तो दुलहस्ती, आप में से मुझे लगता है अधिकांश स्टूडेंट जानते होंगे कि ये जो है जम्मू कश्मीर में और किस नदी पे है? चिनाब नदी पर। तो देखिए 1 का 2 किस में है भाई? तो आपका सी और डी, यानी अब आप यहाँ पे इन 2 को काट दीजिए, है ना। अब देखिए तवा, तवा पे ही है, नाम से ही पकड़ा गया। तो चलिए इन दोनों में भी 4 है। फिर गांधी सागर जो है कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, चंबल पे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? बी के 1। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जरा देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बारीकी से देखिए। जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर ए 1911, 1921, 1941, 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921। यहाँ पे 1-2 पॉइंट आपको जानना चाहिए कि वर्ष 1921 ही एकमात्र ऐसा जनगणना रहा है जिसमें दशकीय वृद्धि निगेटिव रहा है। क्या रहा है? ऋणात्मक रहा है दशकीय वृद्धि जनसंख्या में। तो जरा इसको देखिए कि दशकीय वृद्धि में क्या ये मतलब निगेटिव रहा है, ऋणात्मक रहा है, तो वो कितना रहा है? 0.31%, ये माइनस में रहा है, ठीक है ना। इसीलिए 1921 को महान विभाजन का वर्ष, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन, क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन, ग्रेट डिवाइन, है ना, महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर सभी एग्जामों में आया करता है कि ये घास के मैदान कौन से देश में स्थित हैं, है ना। तो पंपाज, पंपाज देखिए कहाँ पे है? पंपाज जो है अर्जेंटीना में है। पुस्टैज कहाँ है? तो हंगरी में है। बेल्ड कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब मिला दीजिए, 1 के 3 4 और 2 3 4 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी अति महत्वपूर्ण भी हो गया क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान अभी चर्चा में लगातार रहता है तालिबान सरकार आने के बाद, और इस पे जो है कि क्या बोलते हैं, इसके बगराम एयरपोर्ट और या पाकिस्तान के साथ इसकी जो झड़प चल रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऊपर में से किन की सीमाएं यानी बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ लगती है? तो आप देखेंगे तो ये 3 देश हैं, 3 4 5, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो है सीमा अफगानिस्तान पे लगती है, अफगानिस्तान के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखते हैं। कहता है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो तीसरी, पांचवी, सातवीं और नौवीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचवी। अब यहीं यदि ऑप्शन में छठी अनुसूची भी दे देता तब आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो जाते, यदि याद नहीं रहता। तो इसीलिए आप छठी अनुसूची को भी जरा माइंड में रखें और यहाँ पे समझ लेते हैं। छठी अनुसूची में 4 स्टेटों के विषय में यदि बात कर ले, जिसमें मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, है ना, और एक जो है आपका त्रिपुरा हो गया। यदि इन 4 राज्यों का वर्णन कर दे और बोले कि इनके प्रशासन और नियंत्रण, तब ये छठी अनुसूची में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं लोक लेखा परीक्षक जो है वो कौन करता है? तो ये करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 148 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की आरक्षण, मूल ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन के आरक्षण की स्वीकृति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ओबीसी को कितना दिया जाता है? 27% आरक्षण दिया जाता है। यही मुद्दा गया था सुप्रीम कोर्ट में। कब गया था? तो ये जो केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये 1992 में हुआ था, है ना, 1992 में हुआ था। तो इस साल जो है इसी से रिलेटेड था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया था। समझ गए? अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप नोट कर लीजिए। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के तहत जो है ना कुल आरक्षण को फिक्स कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 50% तक, मतलब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर ही है जो कि जा करके भाग ले सकता है, क्योंकि उनको जवाब देना होता है अपने मंत्रालय से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण, ठीक है, कारण हो सकता है किस चीज़ का? यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुखीय कैंसर का या त्वचीय कैंसर का? तो सही आंसर क्या होगा? त्वचीय कैंसर का, मतलब स्किन कैंसर का ये जो है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एक समाज की बैठक में, अब आप लोग को चाहिए कि ये जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसको आप लोग बनाते चलिए और पहले बनाइए, फिर नहीं बनता है तो रोक करके देख लीजिए, फिर रोक करके मतलब रोक करके वीडियो पे आगे बढ़िए। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? यदि आपने मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे जो कि लगातार आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि नहीं देखे हैं तो पिछले सभी वीडियो को जाकर के कृपया देखें। तो कितने हाथ मिलाए जाते हैं ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? n इंटू n-1/2, जहाँ n जो है ना ये व्यक्तियों की संख्या होती है, जहाँ n बराबर व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ व्यक्ति की संख्या कितना है? 10 है। तो 10 और इंटू 10 माइनस 1 और बटा 2 क्या हो गया? इसको करेंगे तो बराबर 10 गुना 9 और बटा 2,
अब 2 से 5 10 को काट दीजिए 5 बार में, तो 9 गुने 5 बराबर 45। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है ना। क्वेश्चन नंबर 37 आपका हो गया कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टूडेंट होंगे जो ये क्वेश्चन गलती करेंगे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, राजगीर में है ना। सप्तकुंड धारा जो कहते हैं वो राजगीर में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपको फंसाएगा है ना, तो यहाँ पे अलर्ट हो जाइएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी ढंग से करेंगे। मानव में कायिक गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्र की बात नहीं किया है, कायिक गुणसूत्र की बात किया है कि कितने होते हैं। तो ऑप्शन है 23, 32, 46 और 64। तो चूंकि इसमें जो है, चलिए इसको पहले बनाने से पहले हम गुणसूत्र को देख लेते हैं, तब आप सही समझेंगे। गुणसूत्र जो है ये 2 टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाता है कायिक गुणसूत्र, कायिक, और एक हो जाता है लैंगिक, लैंगिक जो कि लिंग निर्धारण करता है। लैंगिक लिंग निर्धारण करता है। तो ये होता है 44 गुणसूत्र और लैंगिक में हो जाता है 2। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। तो बाकायदा इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 44, लेकिन अब है नहीं, तो इसके नज़दीक कौन सा है? 46। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जरा इस लैंगिक गुणसूत्र को भी आप बारीकी से समझ लें ताकि आप कभी गलती ना करें। अब यहाँ लैंगिक गुणसूत्र को भी हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। किसमें? 2 पार्ट में। लैंगिक गुणसूत्र, गुणसूत्र इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है ना, ये होता है नर और मादा, नर और मादा, ठीक है, मेल और फीमेल। तो नर में जो है जब एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं तो वो जो है क्या होता है, यहाँ से नर होता है, मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। और मादा जब हो जाता है तब क्या होता है, जब मतलब क्रोमोसोम एक्स और एक्स होता है तब पुत्री की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यूं ही नहीं, जो समाज में हमारी भ्रांतियाँ फैली हुई है ना, तो ये क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का द्वितीय राजभाषा है। तो पहला तो आप जान रहे हैं कि हिंदी है, द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे, लेकिन कुछ इसमें नहीं भी जान रहे होंगे, है ना। तो जो नहीं जान रहे हैं कृपया ध्यान दीजिएगा। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? IMF, WTO, IBRD, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसका सही आंसर है IBRD। अब ये IBRD का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, फॉर रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अब आइए 41 से लेकर के 50 तक जो है मैथ और रीजनिंग है। अब देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैथ और रीजनिंग आए तो एकदम कलम को रोक दीजिए और वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं बने तो फिर इस पे आगे बढ़िए। देखिए क्या बोला गया, एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रॉम को 12694 के रूप में लिखा जाता है, ट्रेंड को 29554 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में वाटर को कैसे लिखेंगे? अब देखिए इसने क्या किया है कि स्ट्रॉम, पहले समझिए कि किस पद्धति पे आधारित है स्ट्रॉम। देखिए, जो स्टूडेंट ए से लेके जेड तक का वैल्यू नहीं याद किए हैं कृपया याद कर लीजिए, 1 से लेके 26 तक, है ना। कैसे कि M13 होता है, O15 होता है, R18 होता है, T20 होता है, S19 होता है। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए हम उल्टा से चल रहे हैं, M को क्या किया गया है, 13 होता है ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है, 1 + 3 = 4। तो देखिए लास्ट डिजिट 4 है ना, है ना। फिर उसके बाद ओ क्या होता है 15, तो 5 1 कितना हो गया 6, O = 15, 5 1
6 नहीं, यहाँ पे हमने गलती किया, उल्टा लिख दिए हैं, काइंडली इसको सुधार लीजिएगा। ये 12,964 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ? 12,964। ये टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हुई है, तो कोई बात नहीं, आप इसको कर देंगे 12,964। फिर देखिए ये आर हो गया 18, तो 8 1 9, ये तीसरा डिजिट 9 हो गया। टी हो गया 20, 2 0, इन दोनों को जोड़ दिए तो 2, और ये हो गया 19, 9 1 10। अब यहाँ पे जो है 10 है ना, तो ये दोनों नहीं लिख करके इस दोनों का योग लिख दिया कि जब डबल डिजिट में जा रहा था तो उसको जोड़ देता है, तो यहाँ पे 1 और 0 1 हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। क्या है दूसरा वाला? ट्रेंड। टी मतलब 20, तो 2 और 0, देखिए 20 तो 2 और 0 को जोड़ दिया तो 2 आ गया, ये 2 हो गया। फिर आर 18, 8 1 9 हो गया। ई 5 हो गया। फिर एन मतलब 14, 4 1 5 हो गया। और डी को 4 हो गया, है ना, तो दोनों को जोड़ देता है। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग बाटर को देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? बाटर। डब्लू को कितना लिखते हैं? 3, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 3 5, तो पहला से ही आपको पकड़ा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ए का 1 तो 1 है। फिर 20 तो 2 0 हो गया, है ना। फिर ई तो 5 हो गया, और आर 18 8 1 9 हो गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मेधा ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरे दादा या नाना, मतलब दादा या नाना, तो पहले लिख दीजिए, एक तरफ दादा लिख दीजिए और एक तरफ नाना लिख दीजिए। ठीक है, कि इकलौती संतान, तो मतलब दादा का इकलौती संतान होगा तो क्या हो जाएगा? उसके पिता ही हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? वह मतलब ये लड़का जो है पिता, और नाना यदि हो गए तो मामा, है ना। कि इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, मतलब इनका भी इकलौता पुत्र होगा, यदि पुत्र होगा तो भी भाई हो जाएगा, और इनका भी इकलौता पुत्र होगा तो भी भाई हो जाएगा। यहाँ होगा तो सगा भाई हो जाएगा, यहाँ होगा तो ममेरा भाई हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भाई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लेंगे सोल्व करके। 112 103 94 85 76, तो आप देखिए 112 -9 बराबर 103, है ना। 103 -9 बराबर 94, मतलब सभी में जो है -9 किया गया, तो 76 -9 बराबर कितना हो जाएगा? 67। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा उलझाएगा आपको, लेकिन आप अस्थिर से बनाइएगा, पहले बना करके देख लीजिएगा, और यदि नहीं बनता है तो फिर मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाती है। मान लिया जाए कि ये आपका बिंदु क्या है? ए है, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर चलती है, तो क्या हो गया? 7 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, जो पिछला वीडियो नहीं देखे प्लीज़ देखिए। इसको क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर कहते हैं, और इसको नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं ना। तो ये नीचे की ओर 7 किलोमीटर चला। अब बोलता है दाएं मुड़ते हैं, तो ये देखिए है, दाएं मुड़ी और कितना? 5 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं फिर नीचे की ओर हो जाएगा, बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। ध्यान रखिएगा, सब नहीं तो गड़बड़ होगा, नीचे 4 है ना। 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। अब फिर बाएं कहाँ आ जाएगा? तो नीचे की ओर आ जाएगा, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब ये देखिए 2 किलोमीटर चली, है ना। इसके बाद क्या बोलता है कि वह पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलती है, मतलब अब यहाँ से ये पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो ये वाला कितना था? ये 4 था ना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा, हम फिर से इसको करते हैं सोल्व। ये देखिए अब यहाँ से लेते हैं, नहीं तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ मान के चलते हैं कि ये बिंदु ए है ना।
तो बिंदु ए से दक्षिण की ओर चली 7 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ी तो दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है तो बाएं कहाँ मुड़ेगी तो नीचे की ओर मुड़ जाएगी, बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, ये वाला 1 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है वह दाएं मुड़ती है तो दाएं कहाँ मुड़ेगी, इधर मुड़ जाएगी, और कितना चलती है, दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है ना। और फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं कहाँ मुड़ेगी तो नीचे की ओर ही मुड़ेगी, तो बाएं 2 किलोमीटर यहाँ चल दी। अब कहता है कि क्या बोलता है कि वह पूरब की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो ये देखिए यहाँ पे हाफ चलेगा, क्योंकि ये वाला एरिया जो था कितना था, ये 4 किलोमीटर था, है ना। तो वह पूरब की ओर मुड़ी और वह 2 किलोमीटर चली। फिर वह कहता है और बाएं मुड़ती है, अब देखिए बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी, है ना, और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है। अब देखिए बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर, यानी ये ए था और ये बी था। अब देखिए तो बोलता है कि ए से बी कितना दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है ना। अब आप समझिए कि पहले 7 चला था तो ये एरिया 5 हो गया, एक ये चला था यहाँ नीचे ये वाला, अब ये जो 4 मीटर था 4 किलोमीटर, और ये नीचे 2 किलोमीटर चल लिया, तो अब ये कितना हो गया, 2 ही किलोमीटर हो गया, है ना। तो यदि हम इसको ऊपर ले चलते हैं तो जो ये वाला एरिया 2 किलोमीटर यहाँ है, वही एरिया 2 किलोमीटर यहाँ भी हो जाएगा, है ना। और ये वाला इसके सामने ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब ए से बी की दूरी देख लीजिए, 2 + 5 बराबर कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि कॉपी में जब बनाएंगे ना तो भी ईजिली बन जाएगा। फिर भी यदि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम एक अलग स्लाइड में इसको फिर से समझा देंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, पिता माता, एक सेकेंड आप देखिएगा, इसमें जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर में थोड़ा गलती हुई, हाँ ये 43 था ना, तो ये क्वेश्चन जो है 44 है, कृपया इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पिता माता और पुत्र के आय का अनुपात 2:3:5 है, तो इनके इसमें क्रमशः 15, 10, 20% की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अनुपात दिया हुआ है 200, तो हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि 1, या इसको 100 से बनाइए तो आसानी से बन जाएगा। तो 200 हो गया किसका, पिता का। फिर जो है माता का कितना हो गया, तो 300 हो गया, और देखिए पुत्री का कितना हो गया, तो 500 हो गया। अब कहता है 15% वृद्धि होता है, तो 15 मतलब 100 + 15, तभी तो वृद्धि होगा ना। तो 115%, यानी यहाँ पे 115 हो जाएगा, तो 115/100 हो जाएगा। इसमें 10 होता है तो 110/100 हो जाएगा, और इसमें जो है कितना होता है 20, तो 120/100 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये कितना हो गया, 330 हो गया। इन दोनों को गुना कर दिए, 115 × 2, फिर अनुपात दे दिए। यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य, इसको काट दीजिए, 11 × 33, 330 हो गया। सॉरी यहाँ हाँ ये भी 330, और यहाँ क्या था, 3 अनुपात में था ना, तो 110, 3 था तो 300, हाँ तो 11 × 33, नहीं हम लोग कहीं गलती, हाँ ये 230 है जी, 230 है। 15 दूनी 30, 1 दूना 2, हाँ 230, और ये 330। अब फिर उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500 में 120 है, ये 2 शून्य से ये काट दीजिए, तो 12 × 25 = 60, यानी 600 हो गया। अब आप यदि मैथ बनाना जानते हैं तो यहीं पे एक एक शून्य जो तीनों में है ना उभयनिष्ठ, उसको काट दीजिए। आंसर क्या आ गया, 23:33:60, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अनिल और विपिन एक साथ कार्य करते हैं तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले उसको क्या करता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो कुछ मत कीजिए, इसको हम थोड़ा चलिए डिटेल में ही समझा देते हैं ना, ताकि आपको फ्यूचर में गलती ना हो, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो कि कमज़ोर हैं। मान लिया जाए अनिल और विपिन कितना करते हैं, 15 दिन में एक
काम। तो इसको उलट के लिखते हैं, 15 दिन में एक काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेंगे, इसलिए एक दिन में तो 1/15 भाग हो जाता है। समझ गए आप। इसका विपिन का भी, ये तो दोनों मिलके था, यहाँ विपिन अकेला, तो वो हो जाएगा 1/20 भाग। अब समझ गए आप। तो अब क्या कहता है कि अनिल का निकालना है, तो बस दोनों को घटा दीजिए, कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए, दोनों को घटा दीजिए। देखिए दोनों को हम लोग घटा लेते हैं, किसको, तो 1/15 और माइनस 1/20, ठीक है। ये हो गया 60 और यहाँ हो गया 4 माइनस 3 यानी 1/60 भाग। तो जब इसको उलट देंगे तो ये 60 दिन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब आप लोग कहेंगे ना तो मैथ के लिए हम अलग स्लाइड रख करके पूर्णतः समझा दिया करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, ए किसी काम को 4 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 2 दिन तक साथ काम कर दिए। तो जैसे अभी हम बताए पिछला क्वेश्चन, 1/4 और 1/12 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये एक दिन का कार्य होगा दोनों का। तो बराबर इसका एलसीएम 12 हो गया, तो इधर 3 और इधर 1, मतलब 4 अनुपात क्या, 4 बटा क्या हो जाएगा, 12। इतना भाग एक दिन में, ठीक है। तो अब 4/12 भाग एक दिन में, तो कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक किया, तो गुणित 2 कर देंगे। अब काट दीजिए, 4 तिया 12 यानी 2/3 भाग इन्होंने काम कर दिया, ठीक है। 2/3 भाग काम कर दिया, तो कितना भाग शेष रह गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वन में माइनस कर देते हैं, क्या, जो भाग काम हो चुका है, तो 1 माइनस 2/3, तो बराबर माइनस ये 3 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 3 माइनस 2 बराबर 1/3 भाग काम जो है शेष रह गया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि शीर्ष से जो है उसका रैंक क्या है, क्या ऐड आ जाता है, शीर्ष से रैंक जो है 9वीं, यानी ऊपर से ये 9वां हो गया, है ना। और अंत से जो है क्या हो गया, 36वां हो गया। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ऊपर से ये 9वां हो गया यानी ऊपर 8 है, और नीचे से 36वां हो गया यानी नीचे 35, और ये तो उभयनिष्ठ है, तो 8 + 35 और प्लस जो एक उभयनिष्ठ है ये, तो जोड़ दीजिए, 8 5 13 और एक 14, है ना। 8 5 13 और एक 14 के 4, बाकी 1 और 3 1 4 यानी 44 हो गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो गया, हाँ ये क्वेश्चन पे थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, है ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, किसका, 6 9 12 एंड 15 का एलसीएम तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 180। अब देखिए 3 अंक बोल रहा है ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो वो होता है 999, मतलब जितने अंकों की बड़ी संख्या बोले वो उतना 9 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भाग दे दीजिए, किससे, 180 से। तो जब ये भाग दे दीजिएगा तो शेषफल यहाँ पे आ जाएगा कितना, शेषफल बराबर 18 × 5 90, यानी शेषफल 99 आ जाएगा। अब ये जो शेषफल आ गया ना, इसी को माइनस कर देना है, किसमें, तो जो 3 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी, तो यानी 999 माइनस ये जो 99 है, जो शेषफल बचा वो माइनस कर देंगे, संख्या हो गया 900, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप गलती करेंगे, यदि नहीं संभलेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन बनाते समय बहुत ही सावधानी बरतिए, क्योंकि जो इजी होता है ना, गलती होने की चांसेस वही होता है। तो देखिए क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है, ठीक है। मतलब दूसरे शब्द का पहले से, अब मिनट का जो है सेकेंड से, तो मिनट की इकाई क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, मतलब 60 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है ना। तो मिनट की इकाई सेकेंड होती है। उसी प्रकार दिन में, तो दिन किस में होता है, ये तीसरा का, तो दिन जो है सप्ताह की इकाई हो जाती है, किसकी इकाई हो जाती है, सप्ताह की, है ना, 7 दिनों का। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
तो आप सभी विद्यार्थी ये 50 क्वेश्चंस का सेट देखे हैं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया और निश्चित रूप से जाएगा, है ना। यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो समय तो देना पड़ेगा आपको। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों में ये शेयर करें ताकि मेरा मनोबल और अप हो कि मैं और उत्साहित होकर के आपके लिए वीडियो बना सकूं। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और कहना चाहूँगा कि यदि आपका कोई सजेशन हो कि हम 100 क्वेश्चंस का सेट बनाएं, या मतलब कि हर क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करें, या किसी भी प्रकार का, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया अपना सजेशन ज़रूर दें ताकि हम उसी प्रकार से आगे बढ़ें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये जो सीरीज शुरू किया था 5 क्वेश्चन से किया था, और बहुत कम दिनों में, मात्र 15 दिनों में हम 50 क्वेश्चंस के सेट पे आ गए हैं। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे आपके, मतलब अभी 3 महीने का रास्ता है, और मैं निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को, मतलब जो बिहार दरोगा के हैं उनको 100 क्वेश्चन का सेट, जो बिहार एसएससी के हैं उनको 150 क्वेश्चंस का सेट, है ना, जो एनटीपीसी के हैं उनके हिसाब से सेट, जो सीपीओ वाले या एसएससी वाले हैं उनके हिसाब से सेट, उस सब का अलग अलग सेट मैं निश्चित रूप से दूंगा, बशर्ते आपकी डिमांड किसी और है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको सीखना है ना। तो आप यदि कमेंट करते हैं, आप अपनी ज़रूरत बताते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये लगभग 1 घंटा का, तो इस लेकर के अब मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, और फिर आपसे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, नमस्कार।